नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल साइंस मैथ मैजिशियन में। तो आज के इस वीडियो में अपन करेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 10 के गणित के पेपर का सॉल्यूशन जो 2024 में हुआ था। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं केवल आपको एक एक नंबर के प्रश्न करवाऊंगा, बाकी बच्चे से इस प्रश्न अगले वीडियो में करवाऊंगा। ठीक है, अब आते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रकार का, जिसमें 15 प्रश्न है, उनका मैं आपको सॉल्यूशन करवा देता हूँ। इसमें देखो, पहला प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 27 है तथा उनका लघुत्तम समवर्तक 162 है, और यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसमें लेस और मैस दे रखा है और दो संख्याओं में से एक संख्या दे रखी है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, देखो, फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर मैस गुणा लेस। ओके, इस फॉर्मूले में मान जमाएंगे और सेकंड संख्या ज्ञात करेंगे। फर्स्ट संख्या हो गई 54, सेकंड संख्या अपन ज्ञात करनी है। मैं से दे रखा है 27 और ल से दे रखा है 162। अब इसको आगे हल करने पर देखो, काटता हूँ मैं, 27 से हम 27 और यहाँ 27 दूना 54। ठीक है, इस 2 से भी 162 को काट दिया, 2 1 के 16 और 2 1 2। तो सेकंड संख्या क्या आ गई 81 यानी 81। तो इसका आंसर होगा पहला 81। ठीक है, पहले प्रश्न का आंसर हो गया 81। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है शून्यक कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक कौन कौन से हैं। तो शून्यक वे होते हैं, x का वे मान होता है जिनको जमाने पर इस बहुपद की वैल्यू 0 हो जाए, वो शून्यक होते हैं। तो शून्यक निकालने के लिए इस बहुपद को 0 के बराबर जमाओ पहले। तो देखो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब इसके अपन गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड, और फिर x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो माइनस 2x को मैं एक्स स्क्वायर, और तो यूँ कहीं माइनस 2x की जगह लिखूंगा मैं माइनस 4x प्लस 2x, वापस माइनस 2x आ जाएगा जब माइनस 4x प्लस 2x जोड़ोगे तो, और माइनस 8 यूँ कहीं बराबर 0। ओके, अब अपन लेते हैं इन दोनों में कॉमन, दो दो के जोड़े बन गए ना, तो दोनों में कॉमन लेते हैं जो आता है। अब देखो पहले में आ रहा है कॉमन x, तो यहाँ कॉमन x आ रहा है, तो x लेने पर क्या बचेगा अंदर x माइनस 4। जब इनमें का x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा, प्लस अब इसमें क्या आएगा कॉमन, दोनों में, इन दोनों में से कॉमन आएगा केवल 2, क्योंकि दोनों में केवल 2 का भाग जा रहा है। तो यहाँ तो बच जाएगा x, इसमें क्या, तो x बच जाएगा माइनस, और 4 में के 8 में के 2 कॉमन लेंगे तो 4 आएगा, क्योंकि 8 में 2 का भाग देंगे तो 4। ओके, 0। अब देखो यहाँ x माइनस 4 है, यहाँ भी x माइनस 4 है। x माइनस 4 x से गुना है और x माइनस 4 2 से गुना है, तो इन दोनों में x माइनस 4 है, बीच में प्लस का चिन्ह है, तो x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे और यहाँ बचेगा x और ये प्लस 2 बचेगा बराबर 0। इसके हो गया गुणनखंड। अब देखो जब दो संख्याएं गुणा हो रही है तो इनमें के कम से कम एक तो 0 ही होगा। अगर ये पहला वाला 0 है तो दूसरा वाला 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर पहला वाला 0 नहीं है, बाई चांस ये x माइनस 4 0 नहीं है, तो ये दूसरा वाला 0 जरूर होगा। ओके, जब इन दोनों को हल करेंगे ना, तो इससे तो वैल्यू आ जाएगी x की 4 और इससे वैल्यू आ जाएगी x की माइनस 2। तो इसका आंसर आ गया 4 और माइनस 2। तो 4 और माइनस 2 ऑप्शन सी में है। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ये, इसमें समीकरण बनाने की बात कह रहा है। इसमें कह रहा है कि यदि पहली संख्या x का 2 गुना दूसरी संख्या y के 5 गुने से 5 कम है तो इसका समीकरण कौन सा सत्य होगा चारों ऑप्शनों में से। तो देखो पहली संख्या x है, उसका 2 गुना यानी 2x, पहली संख्या x है और इसका 2 गुना करने के लिए 2 से गुना कर दिया, बराबर है किसके बराबर है, दूसरी संख्या y के 7 गुने से। तो दूसरी संख्या y का 7 गुना होगा 7 इंटू वाई, और इससे कितना कम है 5 कम है, तो इसमें से 5 घटा दो -5। ठीक है, तो ये बन गया 2x बराबर 7 माइनस 5। तो ये ऑप्शन डी में आ रहा है। ठीक है, तीसरे प्रश्न का आंसर आ गया। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? चौथा प्रश्न कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है, यानी a बराबर 2, पहला पद a मानते हैं अपन और वो a बराबर 2 है, और सार्वंतर है 3 यानी d बराबर 3, तो nवां पद होगा। तो nवां पद के लिए सूत्र होता है an बराबर, nवें पद के लिए सूत्र होता है an बराबर
ए प्लस एन माइनस वन डी, यही होता है ना, एन बराबर, तो ए की जगह वैल्यू जमा दी अपन ने 2, क्योंकि प्रथम पद 2 है, प्लस एन की वैल्यू अपन को कुछ नहीं जमानी है, और डी की वैल्यू अपन को दे रखी है 3। तो इसको आप आगे हल करोगे तो 2 प्लस 3n माइनस 1 बराबर 3n की जगह 3n आ जाएगा, और 2 माइनस 1 है तो ये हो जाएगा, सॉरी ये 3 इंटू 1 करेंगे तब ये 3 आएगा, तो 2 माइनस 3 जब हल करेंगे तो माइनस 1 आएगा ना, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाएगा 3n माइनस 1 के हिसाब से बी, 3n माइनस 1। तो फोर्थ प्रश्न भी हो गया। आप देखते हैं पांचवा प्रश्न है कि तीन के प्रथम 5 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो 3 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन से हैं? 3 के प्रथम 5 गुणज हैं 3, 6, 9, 12 और 15। 5 हो गए ना, 1, 2, 3, 4 और 5। इनका योगफल निकालना है आपको, मतलब इनको सबको जोड़ना है। तो जोड़ दो आप इनको डायरेक्ट बिना दिमाग लगाए। तो देखो 3 और 6 9 होता है, 9 और 9 18 होता है, 18 और 12 कितने होते हैं? 18 और 12 होते हैं 30, और 30 में जब अपन 15 जोड़ेंगे, 30 में जब आप 15 जोड़ोगे तो 45 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 45। ओके, अब देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर हो तो निम्न में से कौन सा कोण समकोण होगा। अब देखो ये आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पूछ रहा है। पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट सा लग रहा है। इसमें दो भुजाओं के वर्गों का योग एक तीसरी भुजा के बराबर है, तो वो तीसरी भुजा होती है कर्ण। ठीक है, तो ये बड़ी वाली भुजा है, तो ये त्रिभुज में होगी कर्ण। तो देखो मैं आपको त्रिभुज बनाता हूँ, ये बना रखा त्रिभुज। ठीक है, इसमें एक तीसरी भुजा आपको पता है कर्ण है सबसे बड़ी पी आर, तो ये इसको अपन पी आर मान लेंगे, पी और आर, तो ये हो गई कर्ण। अब बचा क्या क्यू, तो क्यू को ये मान लो, तो हो गई सेटिस्फाई। इसका स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर बराबर हो गए पी आर का स्क्वायर के, तो ये पाइथागोरस प्रमेय है, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर। अब आप जानते हो कर्ण के जो समकोण होता है वही पूछना चाहता है, तो ये कर्ण के समकोण होता है जो समकोण होता है, तो समकोण होगा जो ये क्यू होगा 90 डिग्री का, तो इसमें ऑप्शन में आ जाएगा बी। ओके, बी। अब देखो अगला प्रश्न है कि बिंदु 03 की एक्स अक्ष से दूरी याद करो। तो इसमें तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, अगर एक्स अक्ष से पूछता है तो आपको वाई अक्ष वाला निर्देशांक का जवाब देना है, अगर वाई अक्ष से दूरी पूछता है तो आपको एक्स अक्ष के निर्देशांक का जवाब देना है। तो एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है ना, तो आपको वाई अक्ष वाला निर्देशांक देखना है, कोटि देखनी है यानी, तो कोटि इसमें 3 है, तो ये एक्स अक्ष से दूरी होगी, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए, आंसर आ जाएगा 3। ओके, ठीक है। अब अपन अगला प्रश्न देखेंगे, तो अब इसमें तो आंसर आ गया 3। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न है त्रिकोणमिति का, और इसमें आपको सारणी याद होनी चाहिए। इसमें पूछा है 2 साइन 45 डिग्री कोज 45 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो आपको मान जमाना है साइन 45 का और कोज 45 का, जो आपने सारणी याद कर रखी है। तो देखो 2 गुणा साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2, और कोज 45 का मान भी 1/√2 होता है ना। जब इसको हल करेंगे अपन तो 2 गुणा 1 गुणा 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, बटे जब √2 गुणा √2 करेंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, और 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा आंसर 1। तो इसका ऑप्शन डी है आंसर, ऑप्शन नंबर डी 4। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला और होता है 2 साइन थीटा, आप चाहे तो इसको भी याद कर लेना, साइन 2 थीटा। ओके, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। अब यहाँ थीटा की वैल्यू देखो मैच कर रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ थीटा की जगह है 45 डिग्री यानी 45 डिग्री, तो यहाँ 45 डिग्री लिखेंगे आप, तो ये 45 इंटू 2 करेंगे क्योंकि 2 है, तो 90 आ जाएगा, साइन 90। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन आ जाएगा डी आंसर। अब देखो अगला प्रश्न है ये 9वां प्रश्न है। इसमें पूछ रहा है कि यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/3
√3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो देखो ये कोई वृक्ष है और ये इसकी कोई छाया है, ठीक है। अब इसमें देखो ये दे रहा है कि वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुनी है। तो अपन देखो वृक्ष की छाया है ना, इसको तो ऊंचे वाले मानते हैं, और जो इसके नज़दीक होता है पहले वाला अनुपात और दूसरा वाला अनुपात, ऐसे मान लो आप, जिसकी होती है ना वो, तो ऊंचाई की √3 गुनी, तो ऊंचाई तो हो जाएगा √3 गुना। आपको मैं इसको थोड़ा शॉर्ट बता रहा हूँ। और उसकी वृक्ष की छाया कितनी हो जाएगी 1। ओके, अब आप चेक कर सकते हो, देखो वृक्ष की छाया है ना 1 है, जो उसकी ऊंचाई की 1/3 गुनी है। देख लो ऊंचाई तो मान लिया अपन ने √3 गुना, और इसकी 1/√3 गुना है इसकी छाया, तो इसकी छाया कितनी आ गई 1 आ गई, जो अपन ने 1 ही मानी है। ओके, अब देखो ये एक बन गया त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एक तरीके से, ठीक है। ये 90 डिग्री का कोण है। तो ये उन्नयन कोण पूछा है सूर्य का, ये वाला कोण, ठीक है। तो आप जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, तो लंब है यहाँ पर √3 और आधार है 1, तो tan थीटा बराबर √3 वर्गमूल 3। तो ये थीटा की वैल्यू किस वैल्यू पर होता है आप सारणी में देख के बताओगे, ये होता है 60 डिग्री की वैल्यू पर। तो यहाँ थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। देखो tan थीटा बराबर ये √3 60 डिग्री की वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री। अपन इधर को tan इधर है, तो थीटा बराबर कितने डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, तो 90% में आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। अब अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा परस्पर क्या होती है, लंब होती है, समांतर होती है, या प्रतिच्छेदी होती है, या छेदक होती है। तो देखो ये कोई वृत्त है ना, और इसका ये कोई व्यास है, ये केंद्र है। इसके सिरों पर जो स्पर्शरेखा खींचेंगे अपन, देखो ये स्पर्श करती हुई जा रही है ना, और एक ये खींच दी, ऐसे स्पर्श करती है। तो ये दोनों आप क्या दिखाई दे रही है, लंब दिखाई दे रही है, प्रतिच्छेदी दिखाई दे रही है, छेदक दिखाई दे रही है, समांतर दिखाई दे रही है। तो ये समांतर दिखाई दे रही है मुझे दोनों, तो इसका ऑप्शन आएगा समांतर रेखा। ओके, आंसर है इसका समांतर, ऑप्शन बी। अब देखो 11वां प्रश्न कह रहा है यदि एक वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। यानी परिधि दे रखी है 176 सेंटीमीटर, तो परिधि क्या होती है 2πr होती है ना परिधि, बराबर कितनी दे रखी है 176। अब इसमें आर की वैल्यू निकालनी है अपन को, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर यूं का यूं और 176। अब देखो इसको काटो, 2 से काटो, 2 का भाग इधर को भी दे दो और 2 से इधर को भी दे दो। तो देखो 2 × 16, 1 बचेगा और 6 उतारेंगे तो वापस 16 हो जाएगा, फिर 2 × 16, ठीक है। अब 22 से काट दिया, 22 चौके 28, ठीक है। अब यहाँ आर बचा, यहाँ 7 बचा, यहाँ आर बचा, यहाँ 7 बचा, यहाँ बचा 4, तो r/7 बराबर 4 बचा। ये 7 बजगुणा हो जाएगा 4 से, तो r बराबर 4 × 7, तो r बराबर आ गया है 28। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा स, ऑप्शन स। तो स 28 सेंटीमीटर। अब देखो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये है कि यदि किसी गोले का आयतन 36 सेंटीमीटर है, एक गोले का आयतन कितना है 36 पाई घन सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। ओके, अब देखो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³, ये दे रखे हैं अपन को 36 पाई। ओके, अब देखो पाई से पाई कट जाएगा। ओके, इस 4 से 36 को काट दो, 4 नाम 36। ओके, अब देखो क्या बचा r³/3 9। ओके, ये 3 को 9 से गुणा कर दो, वजह गुणा, तो r³ बराबर क्या आ जाएगा 27। जब r के इसको क्यूब को हटाएंगे तो इधर को क्या लग जाएगा घनमूल, इधर को घनमूल लग जाएगा ना, 1/3 लिख दो यहाँ, इसका मतलब होता है घनमूल, सॉरी 3 लगा दो यहाँ, इसका मतलब होता है घनमूल, तो 37 घनमूल होगा 3, तो इसका आंसर आ जाएगा r बराबर 3 यानी 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर ऑप्शन ए में है। ओके, तो 12वें सवाल का आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब देखो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा, प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। तो पहले तो प्रथम 11 पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती है, तो 0 से स्टार्ट होती है पूर्ण संख्याएं, तो मैं लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 11 हो गई, क्योंकि 10 तक तो ये हो गई, एक 0 भी हो गया, तो 11 हो गई। तो इनका माध्य क्या होगा, माध्य यानी औसत। तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, राशियों का योग करते हैं, फिर उसमें राशियों की संख्या का भाग दे देते हैं। तो राशि ये है 11, इनका योग करेंगे ना अपन, तो 1 से 10 तक की संख्याओं को योग होता है 55, आप जोड़ लेना इनको।
और राशियों की संख्या कितनी है इसमें 11, तो 11 का भाग दे देंगे, तो 55/11 तो 5 आ जाएगा ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। ओके, ऑप्शन बी। अब देखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछ रहा है बहुलक। इसमें पूछा है कि बंटन, ये आपको एक बंटन दे रखा है, इसका बहुलक क्या है। तो बहुलक वह होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है, ज़्यादा बार रिपीट होता है। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि 3 सबसे ज़्यादा बार आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 3 में क्या आ रहा है, देखो 3 कितनी बार आ रहा है, 1 3 ये रहा, 1 2 और 3 4 और 5, तो यानी 3 है ना, 3 5 बार आ रहा है, 3 5 बार आ रहा है। और ये सबसे ज़्यादा बार आ रहा है क्योंकि इससे ज़्यादा बार कोई नहीं आ। जैसे 4 भी 3 बार आ रहा है, देखो 1 2 और 3, तो 3 बार 4 आ रहा है। ओके, तो इसका बहुलक होगा 3, क्योंकि 3 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। ओके, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब देखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रायिकता का। तो इसमें कह रहा है कि यदि PE बराबर है 0.05, तो E नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब आपको E होने की प्रायिकता दे रखा है और आप E नहीं की ज्ञात करते हो तो उसको एक में से घटा देते हो। आपको पता है, आप जानते हो ये होता है PE E होने की और प्लस P नहीं होने की, यानी E बार लगा दो। ये दोनों को योग क्या होता है, 1 होता है। इनमें से एक वैल्यू आपको दे रखी है, ये PE वाली और P नहीं वाली निकालनी है, ये बार है। तो P नहीं की वैल्यू निकालने के लिए आपको इसमें के जो दे रखा है PE, वो 1 माइनस PE, पक्षांतरण करेंगे तो इधर को चले जाएगा ना ये, तो 1 में घटा दो। जब इसको 1 में क्या आप घटाओगे 0.05 को, तो ये आएगा 0.95। ओके, तो ऑप्शन आएगा इसमें 0.95। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं आप। अब हो गए ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो हो गए एबेसेदे वाले, लेकिन अब देखेंगे आप रिक्त स्थान वाले प्रश्न। अंतर श्रेणी दे रखी है और इसमें आपको पूछा 11 पद। तो 11 पद निकालने के लिए आपको पता है कि A11 बराबर होता है A + 10D। तो इसमें आपको A चाहिए और D चाहिए। तो A तो है प्रथम पद और उसकी वैल्यू दे रखी है आपको -3, और D निकालने के लिए आपको चाहिए सार्वंतर। तो दूसरे पद में क्या आप घटा दो, माइनस पहला पद घटा दो, ठीक है, -3। जब इसको आप आगे हल करोगे D बराबर, तो D बराबर हो जाएगा -1/2, ये माइनस माइनस ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएंगे +3। ओके, -1/2 +3। जब -1/2 से +3 करेंगे तो आ जाएगा 5/2। ओके, 5/2 आ गए। अब आपको A भी मिल गया और D भी मिल गया। A बराबर है -3 और D बराबर है 5/2। तो A11 बराबर हो जाएगा A + 10D। A की वैल्यू -3 है, प्लस 10 की जगह 10 और D की जगह 5/2। जब इसको आप काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा, 2 5 10। अब बचेगा -3 प्लस 5 × 5 करेंगे, 5 × 5 कितना आ जाएगा 25। जब 25 में 3 घटाएंगे तो आएगा 22। ओके, तो इसका आंसर है 22। रिक्त स्थान में आपको 22 लिख देना है। लेकिन इस प्रश्न में एक गड़बड़ है, इसमें अपन सार्वंतर निकालते हैं ना जब पहले 2 पदों से, तो 5/2 आ जाता है। लेकिन जब अपन इस तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, इस 5/2 में 1/2 घटाएंगे, जैसे 5/2 - 1/2, तो ये आ जाता है 6/2, और 6/2 का मतलब होता है 3। तो सार्वंतर अलग आ गया है ना, एक बार तो सार्वंतर अपने पास 5/2 आया और एक बार 3 आया, तो ये समांतर श्रेणी थोड़ी गलत दे दी। लेकिन आपको ये जो पहले प्रथम 2 पद है ना, इनसे सार्वंतर को निकालना है और उसको मान के कर देना है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले अपन यही देखते हैं। तो इसमें आंसर आप 22 कर देना। ओके, अब देखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखो, अगर यह माइनस की जगह प्लस का चिन्ह होता तो इस फार्मूले का यूज ले लेते अपन, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका डायरेक्ट आंसर दे देते 1। लेकिन यहाँ प्लस का चिन्ह नहीं है, यहाँ किसका चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह है। तो माइनस का चिन्ह है तो आपको यहाँ केवल वैल्यू जमानी पड़ेगी सारणी से देख के कि cos 60 की वैल्यू क्या है, sin 60 की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो देखो cos 60 की वैल्यू होती है जो sin 30 की होती है। तो cos 60 की वैल्यू है 1/2,
और इसके ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो अपन ने यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया। ओके, माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 और इसका भी क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। जब इसको आप आगे हल करोगे तो 1/4 स्क्वायर करेंगे तब, और ये 3/4, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब देखो इसका आंसर आ गया -2/4, और -2/4 को अगर जब सरल करोगे तो -1/2। तो ऑफ सवाल नंबर 2 का आंसर आ जाएगा -1/2। तो इस रिक्त स्थान में आपको -1/2 भरना है। ठीक है, अब देखो तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो उसकी त्रिज्या निकालो। तो क्षेत्रफल क्या होता है, इसका आंसर तो 7 आएगा, क्योंकि 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ही होता है 154। ऐसे याद होना चाहिए आपको। लेकिन आप देखो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और ये दे रखा है आपको 154। तो जब आप पाई की वैल्यू जमाओगे 22/7 और r² यूँ का यूँ और 154। ठीक है, तो 22 से काट दो इसको, 11 से काट लो पहले, 11 दूना 22 और 11 एकम 11, बच्चे 4 से सिंपल 4 उतारेंगे तो 44 हो जाएंगे, और 44 में 11 का भाग देंगे तो 11 चौके 44। ओके, और ये 2 से भी काट दो, फिर 2 एक कम 2 और 2 संते 14। ठीक है, तो r²/7 बराबर 7 ये आ गया। तो r² बराबर क्या आ गया, 7 × 7, ये दोनों बाजू गुणा हो जाएंगे, तो r बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्गमूल लेंगे तो ये जोड़ा आ जाएगा ना, बार जोड़े में से एक साथ। तो इसका आंसर हो गया 7 सेंटीमीटर। तो आपको बता देना है 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन है। अब देखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न में दे रहा है कि यदि एक शंकु, तो इसमें कह रहा है कि यदि एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या की ऊंचाई क्या होगी, 10 होगी। 6, 8, 10 का त्रिक होता है। देखो ये कोई शंकु है, ठीक है, त्रिभुज के आकार का सा होता है ना, ये शंकु है। इसकी ये ऊंचाई दे रखी है आपको कितनी, 8 सेंटीमीटर, और ये दे रखी है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, और ये निकाल रहा है त्रिज्या की ऊंचाई। तो त्रिज्या की ऊंचाई बराबर होता है L बराबर r² + h²। यही होता है ना, सूत्र आपने पढ़ा होगा, ये पाइथागोरस में लगा देंगे इस त्रिभुज में। तो देखो r² है 6² + 8²। देखो 36, 6 × 36 + 64, 36 और 64 होता है 100, वर्गमूल 100, और वर्गमूल 100 10 आ जाएगा, 100 का वर्गमूल 10। तो इसमें आपको भर देना है आंसर 10 सेंटीमीटर। ओके, 10 सेंटीमीटर यहाँ लिख भी रखा है इस बच्चे ने, 10 सेंटीमीटर आंसर। अब देखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 3 माध्यक बराबर 2 माध्यक, यहाँ रिक्त स्थान की जगह क्या आएगा, यहाँ आएगा बहुलक। ये आपको एक फॉर्मूला है जो याद रखना होता है। अब देखो इस फॉर्मूले को अपने कैसे याद रखा है कि 3 माध्यक, देखो 3 को गुणा करना है माध्यक से, क्योंकि माध्यक में अक्सर है पूरे, आधे को मत देखना, पूरा देखना, 1, 2 और 3। तो माध्यक 3 अक्सर है इसमें, 1, 2, 3। ठीक है, तो 3 से गुणा कर दिया, माइनस कर दो 2, 3 - 2, और 2 अक्सर है माध्य में, माध्य। ठीक है, 2 गुणा माध्य कर दिया, क्योंकि 2 अक्सर इसमें है, बराबर होता है बहुलक के। ये आपको ध्यान रखना है। बस इसने ये भी यही कर रहा है, इस 2 माध्यक को पक्षांतरण करके इधर को ले गया। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बहुलक। अब अगला प्रश्न है, इसमें वर्ग चिन्ह पूछा है। वर्ग चिन्ह पूछा है कि 60-75 का वर्ग चिन्ह है। तो 60 और 75 में के बीच में जो संख्या आती है बीचों बीच में, वही इसका वर्ग चिन्ह होता है। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या होता है, वर्ग चिन्ह बराबर होता है, एक फॉर्मूला है आपकी बुक में, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। ये शुरुआत वाली छोटी वाली है जो निम्न सीमा होती है, जो 75 है जो उच्च सीमा होती है। तो 76, 60 + 75 बटे 2। ओके, अब 60 और 75 कितने हो गए, 135।
135 बटे 2, जब 135 बटे 2 करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 2 छिंगी 12, 1 2 14.5, तो 67.5। तो इसके बीच में आएगा 67.5 आंसर। एक छोटी ट्रिक भी होती है आपको इस बीच की संख्या निकालने के लिए, लेकिन अभी उसे आप छोड़ो। इसका आंसर देखो 67.5 आ गया। अब अगला प्रश्न है कि एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पासे को उछालते हैं तो 6 से बड़ा कोई अंक ही नहीं होता। जब कोई अंक ही नहीं होता तो उसके आने की प्रायिकता क्या होगी। जब अंक ही नहीं है तो उसकी संभावना ही है 6 से बड़ा अंक आने की, तो उसकी प्रायिकता 0 होगी। ये असंभव घटना है, संभव ही नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ओके।